पोषण, देखो पोषण, हम कोई भी हार्ड वर्क करते हैं, जो कठिन कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो ऊर्जा है कहां से आती है? हम इस ऊर्जा को पोषण के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। अब पोषण भी अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से होता है। कुछ जंतु तो, कुछ सजीव जो होते हैं, कुछ सजीव सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अपना प्राथमिक उत्पाद बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अपना प्राथमिक उत्पाद बनाते हैं और यहां पर ये दोनों उत्पाद एक नए यौगिक में बदल करके प्रकाश की उपस्थिति में नए यौगिक के रूप में बदल जाते हैं और मंड का निर्माण करते हैं, स्टार्स का। तो इस प्रकार के जो सजीव होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड जल का ही उपयोग करके प्रथम उत्पाद जो है उसका उपयोग करके अपना पोषण करते हैं, उन जीवों को कहते हैं स्वयंपोषी। स्वयंपोषी जीव, स्वयंपोषी जीव जो होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और उस पोषण से जो अंत में ऊर्जा प्राप्त होती है उसका ये उपयोग करते हैं। जैसे पौधे, जीवाणु आदि, पौधे, जीवाणु आदि। लेकिन कुछ सजीव जो होते हैं वो डायरेक्ट, कुछ सजीव जो होते हैं वो कठिन या जटिल उत्पाद का उपयोग करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इनका उपयोग करके, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनको अपना प्राथमिक उत्पाद बनाते हैं और इनको अपना प्राथमिक उत्पाद बना करके इनको सरल उत्पादों में बदलते हैं, और सरल उत्पादों में बदलने के लिए इनको जैव उत्प्रेरक का उपयोग करना पड़ता है, और इन जैव उत्प्रेरकों को कहते हैं एंजाइम। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ सजीव जो होते हैं जो जटिल हाइड्रोकार्बन पदार्थों का उपयोग करके सरल हाइड्रोकार्बन पदार्थों में उपयोग कर क्या करते हैं? अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और वो जटिल को सरल बनाने के लिए कुछ जैव उत्प्रेरकों का उपयोग करते हैं, और उन्हीं जैव उत्प्रेरकों को कहते हैं एंजाइम। एंजाइम का कार्य यही होता है कि वो जटिल हाइड्रोकार्बन यौगिकों को सरल हाइड्रोकार्बन यौगिकों में बदलते हैं। जैसे ग्लूकोज, इसको ग्लूकोज में बदल देते हैं। ये ग्लूकोज रुधिर में मिल जाती है, रुधिर द्वारा इस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्लूकोज के पास पहुंच जाती है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, उपचयन हो जाता है, और वहां पर हमें, जैसे मानव, जितने भी सजीव जो जीव जंतु है ना, ये सभी विषमपोषी होंगे, जो जटिल हाइड्रोकार्बन का उपयोग करके उनको सरल उत्पाद में बदलते हैं। उन जीवों को विषमपोषी बोलते हैं, विषमपोषी जीव। और ये सभी विषमपोषी जो जीव होते हैं
स्वपोषी जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, स्वपोषी जो सजीव हैं उन पर निर्भर रहते हैं। इसका मतलब स्वपोषी जीवों के उत्पादों का उपयोग करके ये अपना पोषण करते हैं। जैसे मानव और जो चलने फिरने वाले जो जीव जंतु हैं, जो बहुकोष के जीव जंतु हैं, जो जीव जंतु हैं वो अधिकांशतः विषमपोषी जीव जंतु होते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रकाश संश्लेषण। देखो स्वपोषी जो जीव होते हैं वो अपना पोषण किस प्रकार से करते हैं। स्वपोषी जो जीव होते हैं वो किस प्रकार से अपना पोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना उत्पाद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखो इसमें सबसे पहले जो हरे पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल, हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल, जिसको हरित लवक बोलते हैं, ये होता है हरित लवक। इस हरित लवक में यह क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल जो होता है वो एक कार्यस्थल है। दूसरी चीज, जो स्वपोषी जीव होते हैं उनमें कार्बन डाई ऑक्साइड व जल प्रथम उत्पाद के रूप में उपयोग लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रथम उत्पाद, प्रथम क्रियाकारक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें प्रकाश की उपस्थिति होना अनिवार्य है। इसका मतलब इसमें प्रकाश होना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण में कार्यस्थल जो होगा क्लोरोफिल होगा। इसमें प्राथमिक उत्पाद प्राथमिक जो कारक होंगे वो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल और प्रकाश, तीन चीज। जब ये आपस में कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो C6H12O6 + O2 ये प्राप्त होता है। ये जो होगा एक हाइड्रोकार्बन यौगिक है। और यह हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होगा वो इन स्वपोषी जीवों का अंतिम उत्पाद होगा। प्राथमिक उत्पाद और अंतिम उत्पाद। प्राथमिक उत्पाद तो ये हो गए, अंतिम उत्पाद ये हुआ ऑक्सीजन बाहर निकल गई। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जल का अपघटन होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो जल है H2O का, इसका अपघटन हो जाता है O2 और H2 में। दूसरी कंडीशन में जो CO2 है उसका उपचयन होता है। उपचयन का मतलब इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाती है और हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होता है, हाइड्रोकार्बन यौगिक, देखो यहां से ही इसको हाइड्रोजन को लिया, हाइड्रोकार्बन यौगिक C6H12O6 उत्पाद के रूप में बदला तो बचा कौन? ऑक्सीजन, जो बाहर निकल जाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन पेड़ पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। अगर मैं बात करूं श्वसन की तो देखो पौधे दोनों काम करते हैं, क्योंकि पौधे सजीव भी हैं। तो सजीव तो श्वसन क्रिया करते हैं और सजीव श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं कि लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में बिल्कुल उल्टा है। जब ये अपना भोजन बनाते हैं ना, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहते हैं। तो ये जब अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनाते हैं,
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तभी तो कहते हैं रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात्रि में कुछ ही पौधे ऐसे हैं जो अपना भोजन बनाते हैं, अभी बताऊंगा उनको मैं। लेकिन अधिकांशतः पौधे जो होते हैं वो रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते। इसका मतलब ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण नहीं करते। कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस। श्वसन क्रिया होती है बस लास्ट में। ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और CO2 गैस छोड़ते हैं। जब CO2 गैस की मात्रा बढ़ जाएगी पेड़ के नीचे तो व्यक्ति की मौत हुई हो सकती है, दम भी घुट सकता है, नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, लेकिन श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना? हाँ भाई, कुछ पौधे देखो, ये जो कार्य होगा वो पूरा दिन के टाइम होगा, क्योंकि दिन में ही प्रकाश होता है, रात्रि में प्रकाश नहीं होता। लेकिन जो मरुद्भिद पौधे हैं, मरुद्भिद जो पौधे होते हैं ना, मरुद्भिद जो मरुस्थलों में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, जिनकी जो छाल होती है वो मांसल होती है, नागफनी कैक्टस के जितने भी पेड़ होते हैं ना, वो आते हैं। मरुद्भिद पौधे जो होते हैं रात्रि में अपना भोजन बनाते हैं और एक मध्यम उत्पाद बनाते हैं। मध्यम उत्पाद पायरुविक अम्ल बनता है। मध्यम उत्पाद पायरुविक अम्ल बनता है। जैसे ही दिन होता है ये पायरुविक अम्ल वही C6H12O6 में बदल जाता है। रात्रि में पायरुविक अम्ल बनता है और फिर जैसे ही दिन होता है ये अंतिम उत्पाद में बदल जाता है। तो मरुद्भिद पौधे होते हैं उनमें रात्रि में यह क्रिया चलती है और उस क्रिया को कहते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया और एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया तो दिन में ही चलती है क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति होना अनिवार्य है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया रात्रि में भी चलती है, वहां पर प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। वो एक मध्यस्थ उत्पाद बना लेते हैं रात्रि में, जैसे मरुद्भिद पौधे। तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई। इस प्रकार से भोजन बनाते हैं, लेकिन ये उस भोजन बने हुए भोजन को हैंड टू हैंड या लगातार उसका उपयोग तो नहीं कर पाते उपयोग। तो क्या करते हैं, ये उसका स्टोरेज कर लेते हैं, उसका भंडारण कर लेते हैं। उसका क्या कर लेते हैं? भंडारण। जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है ना, वहां पर इसका भंडारण हो जाता है और पेड़ पौधे इस अंतिम उत्पाद जो हाइड्रोकार्बन उत्पाद है मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में इसका भंडारण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पाद बनता है ना, उसका भंडारण किसके रूप में करते हैं? ये मंड या स्टार्च के रूप में करते हैं। मंड या स्टार्च के रूप में करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पेड़ पौधे अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं? मंड या स्टार्च के रूप में। हाँ भाई, अगली बात करते हैं कि भाई इस मंड का परीक्षण कैसे करेंगे? भाई ये वास्तव में इन पत्तियों में उपस्थित होता है। एक प्रैक्टिकल कर लेंगे इसका। इस प्रैक्टिकल में मान लेते हैं अपने पास मंड के परीक्षण में क्या करेंगे कि एक पौधा लेंगे, जैसे मनी प्लांट, सबलित और बिल्कुल तरोताजा पत्ती होनी चाहिए उसकी। सबसे पहले एक पौधा लेते हैं, जिसकी पत्ती तरोताजा हो। इसके बाद उसे कुछ दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं। अंधेरे कमरे में रख देंगे
जब इसको अंधेरे कमरे में रख देंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो उसके अंदर जो स्टोरेज मंड है, स्टोरेज जो स्टार्च है, उसका वो पूरा का पूरा उपयोग कर लेगा। जब अंधेरे में रख देंगे तो पादप संपूर्ण मंड का उपभोग कर लेगा। जब ये कंडीशन आ जाती है, पत्ती का रंग बदल जाता है, तो क्या करेंगे, उस पौधे को अंधेरे कमरे से निकालकर, अंधेरे कमरे से निकालकर 6 घंटे लगातार प्रकाश या धूप में रखेंगे, प्रकाश या धूप में रखेंगे। रख दिया, इसके बाद उसमें से उस पत्ती को तोड़ लेंगे। तोड़ लेते हैं। हाँ भाई, जैसे ही हमने उस पत्ती को तोड़ा तो एल्कोहल के पात्र में उसे तब तक गर्म करते हैं जब तक एल्कोहल उबलने नहीं लगे। जब एल्कोहल उबलने लग जाए ना, तब उसको बंद कर देते हैं। एल्कोहल उबलने लग जाती है तब उसको क्या कर देते हैं, उबाल को बंद कर देते हैं। बंद करके उस पत्ती को बाहर निकालते हैं। तो उस पत्ती का कुछ हिस्सा, जैसे ये रहा, इसका कुछ हिस्सा, जैसे ये, हरा दिखाई देता है। कुछ हिस्सा जैसे अल्कोहल से निकालते हैं ना, तो उसका कुछ हिस्सा हरा दिखाई देता है। अब क्या करते हैं हम, इस पत्ती को इसमें से निकाल करके आयोडीन के विलयन में डाल देते हैं। आयोडीन के विलयन में डाल देते हैं इसको। आयोडीन के विलयन में डालते ही इसका जो पत्ती का रंग है इस पत्ती का जो हरा रंग था वो बैंगनी हो गया। जो पत्ती का जो रंग था वो बैंगनी रंग हो गया। ये हरा रंग था, लेकिन ये भाग कैसा हो गया, बैंगनी रंग। और बैंगनी रंग कब होता है, जब किसी भी स्टार्च या मंड पर आयोडीन डाला जाता है, तभी उस मंड का रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो ये प्रैक्टिकल किया था, इसमें यह निष्कर्ष निकाला है कि पत्तियों के कुछ भाग पर मंड का स्टोरेज हो जाता है, मंड का संग्रहण हो जाता है, या स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार से हम मंड का परीक्षण कर लेंगे। आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में अपना रंध्र की संरचना। रंध्र की संरचना देखो,
हाँ भाई, देखो जो रंध्र की संरचना होती है उसमें ये तो होते हैं हरित लवक, जो क्लोरोफिल बताया था वो। ये जो कोशिका है ये है द्वार कोशिका। ये जो कोशिकाएं ये सहायक कोशिकाएं, और ये है रंध्र। आपको मैं बता दूं, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उन पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जो गैसों के आदान प्रदान के लिए भी काम आते हैं। लेकिन ये नहीं कि भाई सिर्फ ये गैसों का ही आदान प्रदान करते हैं, ये रंध्र गैसों के आदान प्रदान करने के साथ साथ में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को भी दोहराते हैं। बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है ना उसको भी ये संचालित करते हैं। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है, जो जल होता है उसको लगातार वाष्पित करते रहते हैं, ये जल को लगातार वाष्पित करते रहते हैं। बात आती है कि भाई ये रंध्र किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये कब खुलते हैं कब बंद होते हैं। देखो यहां पर अगर ये जो द्वार कोशिका है इनके अंदर जल भर जाए, इन द्वार कोशिकाओं के अंदर जल भर जाता है तो ये द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। और इन द्वार कोशिकाओं का जो ये वाला भाग है ये होता है थोड़ा कठोर, ये वाला भाग कठोर होता है और ये होता है मुलायम। तो जिधर मुलायम होता है उधर ही तो पेट फूलेगा। इसका मतलब ये द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और द्वार खुल जाते हैं। कब, जब द्वार कोशिकाओं के अंदर जल भर जाता है तब ये द्वार कोशिकाएं खुल जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। बाई चांस अगर इनमें से जल निकल गया तो ये द्वार कोशिकाएं जो होती है ना ये पिचक जाती हैं और ये बंद हो जाता है, क्या, रंध्र बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से ये पिचक जाती हैं और ये कंडीशन आती है भाई।